बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 6 डायमेंशन और मैं हूँ साकिब अवान। डियर स्टूडेंट, इससे पहले 5 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, डायमेंशंस। इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशंस क्या होती हैं। इस सेक्शन में जस्ट डायमेंशन को स्टडी करना है। हर सेक्शन में दो चीज़ें थी, इसमें जस्ट डायमेंशन। चलते हैं। डायमेंशन स्टूडेंट, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। फिज़िकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो मेजरेबल हो, ठीक है, और ये किसी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक होगी। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी उसको बेसिक शक्ल में लिखना, ठीक है। अगर तो वो फिज़िकल क्वांटिटी पहले ही बेसिक फॉर्म में है, ठीक है, जिसे बेस क्वांटिटी कहते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। अगर वो फिज़िकल क्वांटिटी डराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है तो उसको बेसिक शक्ल में लिखना, इसको कहते हैं डायमेंशन। क्लियर? जैसे प्रेशर है, आपको पता है वो बेसिक नहीं है, डराइव्ड क्वांटिटी है। उसको बेसिक फॉर्म में लाने के लिए आपको पता प्रेशर का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया है। फिर फोर्स को फर्दर ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते जाएंगे। जब बेसिक फॉर्म में चीज़ें आ जाएंगी फार्मूले में, तो हम कहेंगे ये प्रेशर की बेसिक फॉर्म बन गई है। तो डेफिनेशन में क्लियर बता दिया। किसी भी क्वांटिटी को याद रखना, कंफर्म बात है, वो क्वांटिटी डराइव क्वांटिटी होगी, उसको बेसिक फॉर्म में शो करना इसे कहते हैं डायमेंशन। याद रखिएगा, दूसरी बात डेफिनेशन में बताई गई है कि डायमेंशन जो होती है ना, ये उस क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को शो करती है। क्वालिटेटिव नेचर से मुराद होती है कि ये बताती है कि ये वाली क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी से मिलके बनी है। क्वांटिटेटिव नहीं बताती, मतलब ये नहीं बताएगी कि इस क्वांटिटी को, इस फिज़िकल क्वांटिटी को बनाने में कौन कौन सी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई, ये नहीं बताएगी। जस्ट ये बताएगी कि इस फिज़िकल क्वांटिटी को बनाने में किस किस क्वांटिटी का किरदार है, मतलब क्वालिटेटिव नेचर बताएगी। डियर स्टूडेंट, डायमेंशन को शो करने के लिए हम वो जो बेसिक क्वांटिटी होंगी उनको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। उनके लिए फिक्स सिंबल हैं कैपिटल, जैसे मास को बड़े एम से शो करते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। आप देखेंगे कि बेस क्वांटिटी कितनी है 7 और ड्राइव क्वांटिटी पता नहीं कितनी है। हर ड्राइव क्वांटिटी को बेसिक फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, मतलब हर ड्राइव क्वांटिटी को 7 बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं डायमेंशन। इन 7 के अलावा किसी और में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो याद रखना, डायमेंशन में हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को ब्रेक करते जाएंगे, तब तक उसको ब्रेक करते जाएंगे जब तक वो 7 बेसिक क्वांटिटी जो हैं उनकी शक्ल में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी उन 7 में से किसी में भी कन्वर्ट हो जाए। फिर उन 7 क्वांटिटी में से जब आ जाएंगी क्वांटिटी, उनको कैपिटल लेटर से शो कर देंगे, बड़ी ब्रैकेटें डाल देंगे। ये होती है डायमेंशन। क्लियर जी? इसी तरीके से देखिएगा कि डायमेंशन एक मैंने बता दिया कि क्वांटिटेटिव नेचर शो नहीं करती, क्वालिटेटिव नेचर शो करती जी। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने वेरी सिंपल एग्जाम्पल ली है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम से बनता है। मैं अब इसके फार्मूले को बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। जब वो फार्मूला बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या होगी, उसकी डायमेंशन होगी। स्टूडेंट, इसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि फार्मूले में जो क्वांटिटी हैं इस वक्त क्या क्या है, वेलोसिटी और टाइम, उन क्वांटिटी को ब्रेक करते जाओ और कहाँ तक ब्रेक करते जाओ, जब तक वो 7 बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब फार्मूले में मौजूद क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दें। दूसरा तरीका ये, फार्मूले में जो क्वांटिटी हैं जैसे वेलोसिटी और टाइम है, उनके यूनिट लिखें और उन यूनिट को ब्रेक करते जाएं और किस में कन्वर्ट कर दें, 7 बेसिक यूनिट जो हैं उसमें कन्वर्ट कर दें। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में ये तरीका इस्तेमाल किया है। वेलोसिटी और टाइम, मैंने वेलोसिटी के यूनिट लिखे। वेलोसिटी के यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, बटा नीचे टाइम है, उसके यूनिट होते हैं सेकंड। मैं देखूंगा अब फिर फार्मूले में जो यूनिट हैं क्या वो मज़ीद ब्रेक हो सकते हैं, और अगर बेसिक फॉर्म में आ चुके हैं, बेस यूनिट बन गए हैं, तो बस इधर ख़त्म कर दूंगा।
मैं देखता हूँ मीटर बेसिक है, सेकंड बेसिक है, बटे के नीचे भी सेकंड बेसिक है, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यूनिट किस में कन्वर्ट हो गए, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो गए। इनके सिंबल डाल दूंगा। मीटर यूनिट होता है लेंथ का, बड़ा एल डाल दिया। टाइम सेकंड यूनिट होता है टाइम का, कैपिटल टी डाल दिया। ऊपर पर स्क्वायर था, पर स्क्वायर डालूंगा, साथ बड़ी ब्रैकेटें डाल दूंगा। ये डायमेंशन बन गई। लेफ़्ट साइड पर एक्सलेरेशन के गिर्द भी बड़ी ब्रैकेटें डाल दूंगा, यानी एक्सलेरेशन की डायमेंशन। पता चला आपने डायमेंशन बनानी है तो तरीका ये कि फार्मूला देखें, फार्मूले में जितनी भी क्वांटिटी हैं या तो उन क्वांटिटी को ब्रेक करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते जाएं, साथ बेसिक क्वांटिटी तक ब्रेक करते जाएं। या फार्मूले में जो क्वांटिटी हैं उनके यूनिट लिखें, उन यूनिट को ब्रेक करते जाएं और कहाँ तक ब्रेक करते जाएं, साथ बेस यूनिट तक ब्रेक करते जाएं। एंड पर उन यूनिटों के या उन बेसिक क्वांटिटी के सिंबल डाल दें बड़ी ब्रैकेटों के अंदर। क्लियर इधर तक? अच्छा, यहाँ तक जब मैंने बता, अगली चीज़ है कि डायमेंशन इस्तेमाल कहाँ होती है। तो आपकी बुक में डायमेंशन के दो यूज़ हैं। पहला यूज़ ये है कि डायमेंशन इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या मतलब, पहले इसी को समझ ले। आपके पास इक्वेशन जब दी हो, इक्वेशन की पहचान क्या होती है, याद रखना। इक्वेशन की पहचान ये होती है कि उसके दरमियान में इक्वल ज़रूर आएगा। इक्वल के लेफ़्ट साइड पर कुछ होगा और इक्वल के राइट साइड पर कुछ होगा, इसे कहते हैं इक्वेशन। जैसे मोशन की इक्वेशन है VF = VI + AT, 3 इक्वेशन है। अच्छा, अभी ऊपर एक फार्मूला लिखा है A = V/T, ये फार्मूला भी है और ये इक्वेशन भी है, क्योंकि अगेन दरमियान में क्या आ गया, इक्वल। तो कभी भी सेंटर में इक्वल हो तो वो इक्वेशन होती है। इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करना मतलब इक्वालिटी चेक करना, मतलब ये है स्टूडेंट इसका कि इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ है उसकी डायमेंशन और इक्वल के राइट साइड पर जो चीज़ है उसकी डायमेंशन ये अगर सेम आ जाए तो याद रखना आपकी वो इक्वेशन यानी आपका वो फार्मूला करेक्ट है, होमोजीनियस है। क्लियर हो गया? हमारे पास एग्जांपल के तौर पर कई इक्वेशंस हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशनें हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में भी आएंगी ये। कई फार्मूले हैं, फार्मूले भी इक्वेशनें हैं। तो आपको कोई भी फार्मूला दे दिया जाए, इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए इसकी होमोजेनिटी चेक करें, तो डियर स्टूडेंट बड़ा आसान तरीका है। ऊपर वो इक्वेशन लिखें, उस इक्वेशन के नीचे सेंटर में पेज के लाइन लगाएं, लाइन के लेफ़्ट साइड पर इक्वेशन का लेफ़्ट हिस्सा लिखें, लाइन के राइट साइड पर इक्वेशन का राइट हिस्सा लिखें। क्लियर हो गया? यानी लेफ़्ट साइड पर लेफ़्ट हिस्सा। मैं ऊपर वाली एग्जांपल ही ले लेता हूँ, बल्कि ये एग्जांपल तो छोटी है, इसे रहने दें। कोई भी बड़ी इक्वेशन आ जाए, उस इक्वेशन का लेफ़्ट पोर्शन लेफ़्ट साइड पर, राइट पोर्शन राइट, यानी 2 हिस्से बना लें। अब सिंपल आसान तरीका, लेफ़्ट हिस्से की अलग डायमेंशन निकालते जाएं लाइन के एक तरफ, राइट हिस्से की अलग डायमेंशन निकालते जाएं एक तरफ। एंड पर आप देखोगे लेफ़्ट हिस्से की जो डायमेंशन आई है वही राइट हिस्से की डायमेंशन है। एंड पर लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल है, सो इक्वेशन इज होमोजीनियस। क्लियर? एक्सरसाइज के तौर पर एंड पर हम करेंगे इसकी, इधर मैंने मेन बता दिया। दूसरा यूज़ इसका ये है कि इसकी मदद से फार्मूले भी ड्राइव किए जाते हैं। वो कैसे किए जाते हैं उसको भी देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, इसके लिए मैं आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल लूँगा। ज़्यादा बेटर है कि आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 18 ओपन कर लें। उसमें उसने फार्मूला जो ड्राइव करना है वो फार्मूला है पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो स्टेप्स काउंट करते जाइएगा, कितने स्टेप में ये कंप्लीट होता है जी। पहला स्टेप ये होता है कि आपने वो वाला फार्मूला जो ड्राइव करने जाना वो आपको पता होना चाहिए, वो ऊपर लिख लें। जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला जो कि मुझे पता है क्या होता है, कैपिटल T = 2π√L/G, ये सबसे ऊपर लिख लूँगा। पहला स्टेप क्या है, फार्मूला लिख लेना। क्लियर हो गया? दूसरा स्टेप क्या है जी? दूसरा स्टेप ये कि आपने अपना फार्मूला देखना है कि उसके अंदर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। जैसे टाइम पीरियड के फार्मूले में इस वक्त क्या आ रहा है, एक लेंथ आ रही है L पेंडुलम की,
और एक स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन आ रहा है। आप कोई और फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं उसमें देख लें कौन कौन सी क्वांटिटी। इस वक्त जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ उसमें दो क्वांटिटी हैं, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इधर ये जो दो क्वांटिटी हैं, आपने इन दो क्वांटिटी के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशन लेना है। किसका? उस मुतल्लिका क्वांटिटी के साथ जिसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के। वैसे फार्मूले में देखें तो टाइम पीरियड का जी के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है, लेकिन आपने हमेशा डायरेक्टली लेना है। तो आप देखोगे पेज नंबर 18 पर नज़र आ रहा है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। और एक और चीज़, उसने टाइम पीरियड का मास और थीटा के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन लिया है, जबकि वो तो फार्मूले में है ही नहीं। डियर स्टूडेंट, टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपको मैस और थीटा के साथ भी रिलेशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये आगे जाके आप देखोगे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये फार्मूले में है ही नहीं। लेकिन रूल यही है कि आपने किनके साथ डायरेक्ट रिलेशन लेना है? उन सारी क्वांटिटी के साथ जो फार्मूले में मौजूद हैं। 10 मौजूद हैं तो आपने 10 के साथ डायरेक्ट रिलेशन लेना है। तो इस वक्त टाइम पीरियड का 4 क्वांटिटी के साथ मास, लेंथ, थीटा और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन लिया है, और विद पावर ऊपर जनरल अज्यूम कर लेनी है। मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, थीटा की पावर सी, जी की पावर डी। 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप फार्मूला लिखना, दूसरा स्टेप फार्मूले में मौजूद जितनी भी क्वांटिटी है उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन ले लेना, हर बार डायरेक्ट रिलेशन लेना है। तीसरी चीज़, डायरेक्टली का जो सिंबल है प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, इसको इक्वालिटी में ख़त्म करने के लिए आपको पता कांस्टेंट लिखते हैं। तो तीसरे स्टेप में आप देखोगे पेज नंबर 18 पर कि प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके इक्वल डाल दिया है और साथ कांस्टेंट लिख दिया। आगे वो 4 क्वांटिटी उसी तरह है विद पावर। ये था तीसरा स्टेप, फार्मूला, डायरेक्ट रिलेशन लेना, प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना। चौथा स्टेप ये है, देखोगे पेज 18 पर नीचे किया हुआ है, जितनी भी क्वांटिटी के साथ आपने डायरेक्ट रिलेशन लिया हुआ है उनकी डायमेंशन लिख दें। तो आप देखोगे लेफ़्ट साइड पर था टाइम पीरियड टाइम होता है, उसकी डायमेंशन कैपिटल टी आ गया। आ जाएं राइट साइड पर सबसे पहले है मास, उसकी डिमेंशन कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम लिख दिया। फिर लेंथ है, उसकी डिमेंशन कैपिटल एल होता है, कैपिटल एल लिख दिया। फिर उसके बाद थीटा की डिमेंशन क्या होती है स्टूडेंट? तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। थीटा याद रखना कहाँ से ड्राइव किया है? फार्मूला होता है एक सर्कल के लिए S = R थीटा। इधर से थीटा क्या बन जाएगा? थीटा = S/R। तो स्टूडेंट ऊपर S, उसकी डिमेंशन क्या है? लेंथ L, नीचे R, उसकी डिमेंशन भी क्या होगी? L। तो ये क्या बन गया? L इनवर्स। तो याद रखना थीटा की डिमेंशन होती है L इनवर्स। आगे जी स्मॉल जी आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है। एक बड़ा जी भी होता है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। स्मॉल जी जो होता है ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है, और इसके यूनिट यानी इसकी डिमेंशन वही होगी जो आम एक्सलेरेशन की होती है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब डिमेंशन क्या बन जाएगी? LT इनवर्स का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, चौथा स्टेप था जिसमें ऊपर वाली क्वांटिटी की डिमेंशन लिखनी थी, बड़ी ब्रैकेटें डाल के पावर्स वैसे ही आ जाएंगी। पहला स्टेप फार्मूला, फिर क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में कन्वर्ट किया, फिर जो क्वांटिटी ली हैं, इस वक्त 4 क्वांटिटी ली, उनकी डायमेंशन लिखना। जी पांचवा स्टेप, डियर स्टूडेंट, लेफ़्ट साइड और राइट साइड की क्वांटिटी को इक्वल करना। तो आप देखते हो कि लेफ़्ट साइड पर सिर्फ क्या है? टाइम पीरियड यानी T। राइट साइड पर अब ढूंढूंगा टाइम पीरियड कहाँ है। जहाँ जहाँ टाइम पीरियड है सबकी पावर जमा करके लिख दूंगा। देखता हूँ, सबसे पहले मास नहीं है टाइम पीरियड, फिर लेंथ नहीं है टाइम पीरियड, फिर L इनवर्स नहीं है टाइम पीरियड, आखिरी क्वांटिटी के अंदर है LT इनवर्स स्क्वायर। तो नज़र आ रहा है कि टाइम पीरियड कितना है? T इनवर्स स्क्वायर। इसे जब लिखूंगा तो बन जाएगा, पावर की ऊपर पावर आ गई यानी -2 और ब्रैकेटों के बाहर D। पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ गई T की पावर -2D। लेफ़्ट साइड पर है सिर्फ T,
राइट साइड पर है टी की पावर -2d। ये हो गया जी, टाइम को मैंने इक्वल कर लिया। अगली चीज़ लेता हूँ मास। मास डियर स्टूडेंट, लेफ़्ट साइड पर मास नज़र ही नहीं आ रहा, है ही नहीं मास, तो मैंने क्या किया, मास की पावर 0 ले ली। किसी चीज़ की पावर 0 ले लो तो वो 1 होता है। और राइट साइड पर मास नज़र आ रहा है, कितने हैं मास, सिर्फ ए की, मास की पावर ए। टाइम पीरियड इक्वल कर लिया, मास इक्वल कर लिया। उसके बाद आ जाए लेंथ। लेंथ फिर लेफ़्ट साइड पर नहीं है तो एल की पावर 0। राइट साइड पर अब देखता हूँ लेंथ कहाँ कहाँ है, तो देखता हूँ दूसरी टर्म के अंदर एल मौजूद है, एल की पावर b, ठीक है। तीसरी टर्म के अंदर 2 एल हैं, एल की पावर -1, और तीसरी टर्म में भी एल मौजूद है। मैं इन सारे एल की पावरों को जमा कर दूंगा तो वो बन जाएगी एल की पावर, पहले एल की पावर b, अगले एल की पावर है c, उसके साथ ही एक और एल लिखा जिसकी पावर -1 और ऊपर c है, बन जाएगा -c। तो आ गया एल की पावर b, एल की पावर c, एल की पावर -c, और आखिरी एल की पावर है d। तो यूँ बन गया एल की पावर b d c -c। तो जी यही क्वांटिटी, और कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको मैं इक्वल कर सकूं। लेंथ है, टाइम है, मास है, इनको मैंने इक्वल कर लिया। ये था मेरा 5वां स्टेप। इधर तक क्लियर हो गया। 5वें स्टेप के बाद 6ठा स्टेप है कि ये जो इक्वेशनें इक्वल की हैं इनकी पावरों को इक्वल करना। मसलन पहली इक्वेशन में टाइम को इक्वल किया मैंने, तो इनकी पावरों को भी इक्वल करता हूँ। लेफ़्ट साइड पर टाइम की पावर है 1, राइट साइड पर टाइम की पावर है -2d, तो ये मैं इक्वल लिख सकता हूँ। -2d इक्वल है 1 के। इधर से स्टूडेंट d की वैल्यू आ गई मेरे पास, d इक्वल टू -1/2। इधर तक क्लियर। अच्छा, इसी तरह मैं बाकी भी पावरें इक्वल करता हूँ। दूसरे नंबर पर जो इक्वेशन बनी थी वो थी मास। लेफ़्ट साइड पर मास की पावर है 0, राइट साइड पर मास की पावर है a, तो पावरें इक्वल करूँगा तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह मेरे पास मास की पावर इक्वल करने से मेरे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 0। पहले d की पावर वैल्यू निकली वो -1/2, a की वैल्यू निकल आई 0। अब जी लेंथ की पावरें इक्वल करता हूँ। लेफ़्ट साइड पर लेंथ क्या है 0, राइट साइड पर लेंथ की पावर क्या है b + d + c -c तो आपस में कट गए, बाकी रह गया b + d। लेफ़्ट साइड पर 0, राइट साइड पर b + d, इक्वल रख दिया, b + d = 0। अच्छा जी, इसमें d की अभी ऊपर वैल्यू निकाली, वो पुट कर दें। d की वैल्यू जब पुट करता हूँ -1/2, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी +1/2। मेरे पास इस छठे स्टेप में जिसमें इक्वेशनों की पावरें इक्वल की, उनसे मेरे पास वैल्यू आ गई a की, b की, d की, c की नहीं निकली। c की भी कुछ जब फार्मूला ड्राइव करेंगे तो c की भी निकल आया करेगी। इधर c की वो यूँ निकालता है। c की पावर थी कहाँ भला, थीटा की डिमेंशन में। थीटा बराबर था l इनवर्स ऊपर c। कहता है l -1, ये दोनों जब पावरें जमा होंगी, l की 1 और l की -1, तो l की क्या बन जाएगी 0, और 0 को ऊपर बाहर फिर पावर है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी 0। l की पावर 0, l की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या बन जाती है 1, तो थीटा की वैल्यू निकल आई 1। ये था मेरा छठा स्टेप। पहला स्टेप फार्मूला लिखना, दूसरा स्टेप फार्मूले में मौजूद सारी क्वांटिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में लेना, तीसरा स्टेप प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में बदलना, चौथा स्टेप सारी क्वांटिटी को लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाली सारी क्वांटिटी को डायमेंशन की शक्ल में लिखना। पांचवा स्टेप है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इनको इक्वेट करना, लेफ़्ट साइड की चीज़ों को राइट साइड के इक्वल लेना, फिर इन इक्वेट की हुई इक्वेशनों में पावरों को इक्वेट करना और पावरों से फिर वैल्यू निकाल लेना। ये वैल्यू जाके स्टेप नंबर 2 में जहाँ प्रोपोर्शनैलिटी लिया था वहाँ पुट कर दें। तो टाइम पीरियड इक्वल है कांस्टेंट, m की पावर निकली जनाबे वाली, m की पावर थी a और a की पावर है 0, बन जाएगा m की पावर 0। लेंथ की पावर b थी और b की वैल्यू निकली 1/2, यानी l 1/2 हो गया। उसके बाद थीटा 1 के इक्वल आ गया था। उसके बाद g की वैल्यू पावर थी d और d निकला है -1/2। अच्छा जी, कांस्टेंट उसी तरह
m की पावर 0 1 बन गया, l की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो l के ऊपर अंडर रूट आ गया। आगे 1 कुछ भी नहीं लिखा जाना इसका। g की पावर अगेन -1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट और माइनस का मतलब नीचे अंडर रूट। फार्मूला बन गया t इक्वल टू कांस्टेंट l/g अंडर रूट के साथ। अच्छा स्टूडेंट, एक बार मैं स्टेप रिपीट कर दूं, कभी भी डायमेंशन से फार्मूला ड्राइव करना है तो 7 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने उस क्वांटिटी का फार्मूला ऊपर लिख लेना है, स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि उस फार्मूले में जितनी भी क्वांटिटी हैं उन सारों को आपने मुतलका क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में लिखना है और ऊपर इमेजिनरी पावरें ले लेनी है ABCD। तीसरा स्टेप ये है कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को इक्वालिटी में लिख देना है, ठीक है। चौथा स्टेप ये है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर जितनी भी क्वांटिटी हैं उनको डायमेंशन में लिखना। पांचवा स्टेप ये है कि लेफ़्ट साइड वाली डायमेंशन और राइट साइड वाली डायमेंशनों को इक्वल करके इक्वेशनें बनाना। छठा स्टेप है कि इन डायमेंशन वाली इक्वेशनों की पावरों को आपस में क्या करना, इक्वल करना और इधर से मुतलका पावरों की वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद सातवां स्टेप है कि इन पावरों को जाके दोबारा स्टेप नंबर 2 के अंदर मुतलका क्वांटिटी के ऊपर लिख देना जिनकी ये पावरें हैं, और इस तरीके से आपके पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नहीं आएगी। शुरुपा बता चुके हैं कि जो डायमेंशन है ये सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर बताती है, क्वांटिटेटिव नेचर नहीं बताती, क्वांटिटी नहीं बताती कि तादाद साथ क्या आएगी। क्लियर जी। ये डायमेंशन के 2 यूज़ हैं आपकी बुक में, फार्मूला ड्राइव करना और दूसरा यूज़ है इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करना। दोनों मैंने बता दिए, शॉर्ट में आ जाते होते हैं या ये न्यूमेरिकल में भी बन के आ जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैंने फार्मूला ड्राइव करने की एग्जांपल बुक वाली कर दी क्योंकि ये मुश्किल एग्जांपल थी। कहाँ से मुश्किल थी भला? ये फार्मूले में सिर्फ 2 क्वांटिटी का जिक्र है जबकि वो ले 4 रहा था। इधर मजबूरी थी कि 4 इक्वेशन क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। मोस्टली फार्मूलों में ड्राइव जब आप करोगे तो आप उतनी क्वांटिटी और वही क्वांटिटी लोगे जो फार्मूले में शो की गई हैं। क्लियर इधर तक जी? ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। मज़ीद क्या है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, मैक्सिमम मैंने बातें बता दी और देख ले। मज़ीद देखते हैं क्या है। ये आगे रूल ही लिखे हुए हैं कुछ डायमेंशन निकालने के, वो पीछे मैं बता चुका हूँ। मेथड टू राइट डायमेंशन। डियर स्टूडेंट, कुछ नोट हैं। पहला नोट ये कहता है कुछ कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन नहीं होती। हमें भी पता है गिनती का कोई अदद है 2, 5, पाई, इनकी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन कुछ कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। मतलब कुछ कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं है, कुछ की है। मैं एग्जांपल देता हूँ। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फार्मूला आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स का होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r²। इधर से G की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। G एक कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन है। इसी तरह एक और कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, फार्मूला होता है C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इधर से n की डायमेंशन निकालोगे कुछ भी नहीं निकलेगी। तो कांस्टेंट की डायमेंशन होती भी है और नहीं भी होती। इसी तरह वेरिएबल यानी क्वांटिटीज़ हैं, कुछ क्वांटिटी की डायमेंशन होती है, कुछ की नहीं। जैसे प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, आप निकाल सकते हो डायमेंशन। लेकिन प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये भी 2 क्वांटिटी हैं, वेरिएबल क्वांटिटी हैं। इनके यूनिट रेडियन होते हैं लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं निकलती। इसी तरह डियर स्टूडेंट याद रखना, कभी भी किसी क्वांटिटी की जो टाइप्स होती हैं, सारी टाइप्स की डायमेंशन क्या रहेगी? सेम। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी एनर्जियाँ ही हैं, जस्ट नेम चेंज है तो डायमेंशन सेम होंगी। सारी फोर्सेस, ग्रेविटेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सारी फोर्स हैं, डायमेंशन सेम होगी। ये याद रखना आपने। इधर तक क्लियर हो गए? ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे जो मैंने आपको बताए। अच्छा, इसी तरह मज़ीद देखिएगा, अगले पेज पर नोट हैं। और स्टूडेंट ये नोट जो हैं ये इंपॉर्टेंट नोट्स MCQs में आते हैं और कुछ कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट नोट है, ओनली 2 क्वांटिटी इन होल फिजिक्स विच हैज़ यूनिट बट नॉट डायमेंशन। हम यूनिट से ही क्या करते हैं? डायमेंशन लिखते हैं, यानी यूनिट को बेसिक फॉर्म में ले आते हैं और उधर से डायमेंशन बना लेते हैं। कहता 2 क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनके यूनिट हैं लेकिन फिर भी आप डायमेंशन
नहीं निकाल सकते। एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। यानी यूनिट हैं लेकिन डायमेंशन नहीं बना सकते, क्योंकि रेडियन और स्टेरेडियन को आप बेसिक फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते, ये खुद बेसिक ही हैं। क्लियर हो गया, इसलिए इनकी डायमेंशन नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल की डायमेंशन नहीं होती क्योंकि इनके यूनिट ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में। अच्छा, याद रखना जो डायमेंशन होती है बता चुके हैं, ये कांस्टेंट टर्म के बारे में कुछ नहीं बताती। मतलब डायमेंशन सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर बताती है किसी क्वांटिटी की, क्वांटिटेटिव नेचर नहीं बताती। जैसे F = 6 पाई ईटा RV ड्रैग फोर्स का फार्मूला है, इसमें जो फोर्स की डायमेंशन निकलेगी वो MLT इनवर्स के, सिर्फ ये बता रहा है कि ये वाली फोर्स मास लेंथ और टाइम से बनी है। ये नहीं बता रहा कि 6 भी आना है, पाई भी आना है, अंदर ईटा कांस्टेंट भी आना है। क्वांटिटेटिव चीज़ें नहीं बता रही। अच्छा, क्वांटिटी विद डिफरेंट यूनिट कैन हैव सेम डायमेंशन। कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो क्वांटिटी आपस में मुख्तलिफ हैं लेकिन उनके डायमेंशन सेम है। जैसे वर्क और टार्क, दो मुख्तलिफ क्वांटिटी हैं, वर्क और है, टार्क और है, लेकिन दोनों की डायमेंशन सेम है। रीज़न पता क्या? क्योंकि वर्क के यूनिट भी न्यूटन मीटर, टार्क के यूनिट भी क्या, न्यूटन मीटर, इसलिए डायमेंशन सेम। तो हमने ये नहीं देखना क्वांटिटी कैसी हैं, अगर उनके यूनिट देखेंगे, उनके यूनिट अगर सेम है तो डायमेंशन सेम। क्लियर हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है कि क्वांटिटी मुख्तलिफ हों लेकिन उनकी डायमेंशन सेम, क्योंकि उनके यूनिट सेम होंगे। क्लियर इधर तक? तो स्टूडेंट ये भी कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज थे। मज़ीद इस पेज पर जस्ट ये दिखाया गया है कि डायमेंशन बेसिक फॉर्म में लिखते हैं और बेसिक फॉर्म के लिए जो सिंबल हैं वो दिखाए गए हैं कि सिंबल क्या है। और एक एमसीक्यू पीछे वाला ही है कि ऐसी क्वांटिटी जिनकी क्वांटिटी मुख्तलिफ हैं लेकिन डायमेंशन सेम, वो वर्क और टार्क हैं, और भी कई होंगी। क्लियर इधर तक जी? डियर स्टूडेंट, ये इस चैप्टर नंबर 1 की लास्ट स्लाइड थी, लास्ट सेक्शन था, सेक्शन 6। अगली वीडियो में आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज मुलाहिजा फरमाएंगे। उस एक्सरसाइज में बुक के शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ करेंगे ताकि एक बार पूरा चैप्टर गो थ्रू हो जाए। आई होप कि आपको इस चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट कंसेप्ट के साथ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करके अपना वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि स्लाइड के ज़रिए ही आपको ये चीज़ें क्लियर करूं। वाइट बोर्ड पर भी ये वीडियो बनाई जा सकती थी, लेकिन वाइट बोर्ड पर वीडियो जो है, कैमरा जो है वो फोकस नहीं कर पाता, इसलिए मैंने स्लाइड्स बना दी ताकि आपके हैंडआउट्स भी बन जाएं और टॉपिक भी क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 इसी तरीके से सेक्शन वाइज हम पढ़ेंगे। आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो उनमें मज़ीद कुछ चेंजेस देखेंगे, कुछ एनिमेशन अंदर ऐड की हुई देखेंगे। मैं अपनी इन वीडियोज़ को डे बाय डे इम्प्रूव करूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।